तो आज हम चैप्टर 50 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड से है। इसमें हमने चैप्टर 14 तक जाना। इसमें हमने जाना कि कैसे हम मेडिटेशन के द्वारा अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, कैसे हम दूसरों के लाइफ में को भी चेंज कर सकते हैं, दूसरों को हीलिंग पहुंचा सकते हैं। हमने इसमें काफी सारी टेक्निक्स जानी। इसमें मैंने दो कोर्स में, इस दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है, जिसमें मैंने दो प्लेलिस्ट बनाई है। इसमें एक प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज चैप्टर चैप्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। और दूसरी प्लेलिस्ट में मैंने कोर्स दिया डाला है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि डे वन से कौन सी मेडिटेशन करनी है, फिर डे टू के बाद क्या करना है। तो वो सब जानने के लिए आपको दोनों चीज को संग में रखना पड़ेगा, और फिर आप ये कोर्स पूरा कर पाएंगे। ये कोर्स बहुत से लोग इंडिया में और इंडिया से बाहर चला रहे हैं। करीब 100 कंट्रीज में सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड का कोर्स चलाया जा रहा है, जो कि मैंने भी कोशिश की है कि आप लोगों तक कुछ इसको इसको पहुंचा सकूं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप, अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसको एक बार मेरे कहने से इसको पूरे कोर्स को कर कर देखिए, जिससे आपकी लाइफ में आपको बहुत चेंज महसूस होगा। क्योंकि मेडिटेशन के द्वारा हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंज ला सकते हैं, अपनी लाइफ में पीसफुल हो सकते हैं, कामनेस आ सकती है हमारी लाइफ में, और बहुत सारी जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं और मेंटल एलिमेंट्स हैं उनको भी ठीक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 15 पर। चैप्टर 15 सम स्पेकुलेशन, मतलब उनकी क्या धारणा है। जो ये हमारे होजे सिल्वा हैं, वो क्या कहना चाहते हैं हमसे। उन्होंने कई विचार बनाए जब तक इन्होंने ये बुक पढ़ी, और उन्होंने, सॉरी, ये बुक लिखी। तो उनके कुछ कुछ विचार इतने सालों में बन गए, तो उन्होंने अपने कुछ विचार इस चैप्टर में व्यक्त किए हैं। और ये चैप्टर नंबर 15 है, जो कि हमें 3 से लेकर 1 और 2 में उनकी लाइफ हिस्ट्री थी होजे सिल्वा की, 1 और 2 में, और 3 से लेकर 15 तक हमारे चैप्टर थे, जिसमें उन्होंने इस कोर्स को डिस्क्राइब किया है। ये कोर्स 48 आवर्स का जगह जगह कंट्रीज में चलता है। माइंड वैली वाले जो लोग हैं, जो कि विशेष लखानी जी, वो इसे 28 डेज में कराते हैं। तो ऐसे जगह जगह में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ये कोर्स चल रहे हैं। लेकिन जो कोई बुक से भी पढ़ना चाहे तो ये कोर्स को अपने आप भी कर सकता है, जो कि चैप्टर नंबर 3 to 15 में दिया हुआ है। इसके बाद 16 चैप्टर है। 16 चैप्टर में उन्होंने फिर से रिवाइज किया है कि 3 to 15 उन्होंने क्या कराया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि जो आगे के चैप्टर्स हैं, जो बाकी बुक में, अब आप लोग सोचेंगे कि बाकी बुक के चैप्टर्स क्यों नहीं पढ़ाए गए। वो इसलिए क्योंकि जो 16 चैप्टर से है, उन्होंने इस बुक के बारे में, जो इस बुक का किन किन लोगों को फायदा हुआ, किन किन लोगों से बेनिफिट हुआ, किन किन लोगों को, वो उसके बारे में उन्होंने केस स्टडीज दी हुई है। तो इसलिए उसमें हमारे जानने के लिए या हमारे कोर्स के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 3 to 15 चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। तो हम ये जो कोर्स है, इसमें 3 to 15 ही चैप्टर्स करेंगे, जिसमें मेडिटेशन सब करते रहेंगे, लेकिन चैप्टर हमें 3 to 15 ही पढ़ने हैं, जो कि कोर्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 15। Chapter 3 to 15, which you have just read, were designed like the mind control course to help you use more of your mind in special ways to solve the kinds of problems that beset every human life. What you have read stems from my more than 30 years of study and experiment, as you can see. अब वो बोल रहे हैं कि जो आपने इस चैप्टर में 3 to 15 तक पढ़ा, वो आपने ये पढ़ा कि कैसे हम अपने माइंड को बहुत से ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम उसको ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। और जो उन्होंने इस बुक में 30 इयर्स का अपना एक्सपीरियंस डाल रखा है। कोई भी बुक को पढ़ना, उस पर्सन की पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस जो होता है वो उस बुक में होता है। इसलिए बोलते हैं कि एक बुक आप जब पढ़ते हो, तो जिस राइटर की, जो भी ऑथर होता है, उसका पूरा एक्सपीरियंस, आपका जो सालों का उसका एक्सपीरियंस है, उस बुक में आ जाता है। तो ऐसे ही मुझे सिल्वा बोल रहे हैं, क्योंकि 30 इयर्स का एक्सपीरियंस जो कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स और ये सब चीजों के द्वारा किया था, वो उन्होंने इस बुक में डाल दिया है। I have kept my work on a very practical level, perhaps because I was born very poor and life presented me with practical problems from beginning। और वो बोल रहे हैं कि मैंने जो ये कोर्स है बिल्कुल प्रैक्टिकल रखा है, कोई भी इसमें थ्योरेटिकल चीजें नहीं है। जो मैंने सीखा
वो ही इस बुक में किया, क्योंकि वो बहुत गरीब पैदा हुए थे और उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके जो उनकी लाइफ में उनको देती गई, लाइफ उनको बताती गई, वो ही उन्होंने इस बुक में डाल दिया है। Along the way, however, it seemed only natural to speculate on many discoveries that amazed me. Because I have been influenced by a great deal of reading, by learned associates, and perhaps most of all by a very rich tradition of Christianity, I can claim लिटिल ओरिजिनलिटी फ्रॉम दीज थॉट्स। और वो बोल रहे हैं कि मैंने इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी डाली हैं जो कि मैंने और लोगों की बुक के द्वारा पढ़ी या और लोगों की डिस्कवरी से डाली है ना, या फिर मैंने जो मेरे को बहुत ज्यादा जो मेरी क्रिश्चियनिटी है वो इन्फ्लुएंस करती है वो डाली है इसमें। तो मेरे बहुत सारे ओरिजिनल थॉट्स भी हैं और बहुत सारे ये जो मेरी जो मेरी रीडिंग्स है वो वाले थॉट्स भी है। वन ऑफ द थिंग्स दैट अमेज्ड मी वाज दैट नथिंग I discovered to be truly workable conflicted in any way in my religious conviction। अब वो बोल रहे हैं कि जो भी मैंने इस बुक में डाला है वो मेरी जो रिलीजन है उससे कहीं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है। वो चीज अलग है, ये चीज अलग है, ऐसा नहीं है, दोनों को मिलाकर मैं संग में चलाने की कोशिश करी है उन्होंने। फॉर ट्रैजिक सेंचुरीज देयर हैज बीन एन अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन साइंस और रिलीजन। अब आपको पता ही होगा कि जब साइंस का हम पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि साइंस रिलीजन को नहीं मानती है या रिलीजन साइंस को नहीं मानता है, हर चीज चेंज होती है। तो वो ये बोल रहे हैं कि ये जो है, जो ये बुक है, इसमें उन्होंने जो रिलीजन है, जो रिलीजन की जो कॉन्सेप्ट है उनको नकारा नहीं है, उनको भी संग में लिया है और उनको मानते हुए ये बुक डिजाइन करी है। जैसे आपको पता ही है कि जो मेडिटेशन है वो मेडिटेशन ऐसी चीज नहीं है जो कि कई लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन से ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन मेडिटेशन हमारे बहुत सालों से हमारे कंट्री में भी, इंडिया में भी इतना ज्यादा प्रैक्टिस में है जिसके बेनिफिट्स हजारों हैं। तो उन्होंने उसको रिलीजन को उससे अलग नहीं किया है, वो रिलीजन में से ही ली गई है ये चीज। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि मैंने इस चीज को कभी भी अलग नहीं किया जिससे कि रिलीजियस लोग जो लोग हैं या जो कल्चर को मानने वाले लोग हैं वो ये कहें कि नहीं ये कुछ अलग चीज है। I have never experienced this personally. What amazed me even more is that my findings did not conflict with any religion। और वो बोल रहे हैं कि जो ये मेरी जो फाइंडिंग्स हैं वो किसी भी रिलीजन को वो नहीं करेंगी, कहीं से वो दुख नहीं पहुंचाएंगी या कुछ ऐसा नहीं कहेंगी कि नहीं ऐसी चीज गलत है जो आप पढ़ा रहे हो। मैंने उन सबको ध्यान में देते हुए ये अपनी बुक को लिखा है, चाहे वो प्रोटेस्टेंट्स हैं, चाहे वो कैथलिक्स हैं, चाहे वो हिंदूज हैं, चाहे बुद्धिस्ट हैं, चाहे मुस्लिम्स हैं, ज्यूज हैं, तो या फिर जो जितने भी साइंटिस्ट हैं जो भी वो मानते हैं, तो मैंने उनको भी ध्यान में रखते हुए अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और इस बुक को लिखा है। डज दिस मीन दैट देयर इज नो वैल्यू इनहेरेंट इन माइंड कंट्रोल? अब आप लोग कहेंगे कि आपने इन्हीं लोगों का ध्यान रखा है या इन्हीं चीजों में से लिया है, तो क्या इसमें कुछ भी नया नहीं है? आर द टेक्निक्स आई डेवलप नीदर गुड और बैड? क्या वो वैसी ही है जैसे कि एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन का टेबल होता है जो कि बहुत समझने में उसको कोई परेशानी नहीं है? क्या ये ऐसी टेक्निक है? आई सेड आई वुड डील विद स्पेकुलेशन इन दिस चैप्टर, बट ऑन दिस पॉइंट आई हैव सम फर्म कन्विक्शन which I believe I can support with logic. Let me express these in a kind of कैचेजम। और वो बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बुक में भी बहुत सारी ऐसी चीज है जो कि मैंने डिस्कवर की है, या फिर मैं चाहता हूँ कि आप जो मैं सोच रहा हूँ वो आप तक पहुंचे। कि जैसे वो कहते हैं फर्स्ट पॉइंट है कि डज द यूनिवर्स हैव लॉज, कि क्या यूनिवर्स के कुछ लॉ होते हैं? तो कहते हैं हाँ, यूनिवर्स के हमेशा एक लॉ होते हैं जो कि ऑफ कोर्स साइंस इज डिस्कवरिंग, और साइंस डिस्कवर कर रही है। जैसे यूनिवर्स का लॉ है कि ऊपर से पेंसिल गिरेगी या कुछ सामान गिरेगा तो वो नीचे ही जाता है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी है। ऐसे यूनिवर्स का एक लॉ है, ऐसे तरह तरह के यूनिवर्स के लॉ हैं जो कि हमने पढ़े हैं, हम पढ़ते आए हैं। तो और साइंस इसको डिस्कवर कर रही है कि सूरज ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में छुपता है, तो ये भी एक लॉ है, कभी वेस्ट से नहीं आया सूरज। तो यही है कि ये तरह तरह के लॉ हैं यूनिवर्स के, वो हैं ही। कैन वी ब्रेक दीज लॉज? क्या हम ब्रेक कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम पेंसिल नीचे डालें वो नीचे ना आए, उड़ जाए? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो हमें ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये एक लॉ है और वो लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करता है ये जो हमारा यूनिवर्स है। अगर हमें जंप करना है किसी बिल्डिंग से और हम सोचें कि हम उड़ जाएंगे, हम नीचे नहीं गिरेंगे, तो हम अपने ही पैर हाथ तोड़ेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। तो हम यूनिवर्स के जो लॉज हैं उनको ब्रेक नहीं कर सकते, उनको तोड़ नहीं सकते। कैन द यूनिवर्स थिंक अबाउट इटसेल्फ? क्या यूनिवर्स अपने आप सोच सकता है? तो वो कहते हैं नहीं, वो सोच तो नहीं सकता, लेकिन कुछ पार्ट सोच सकता है। जो पार्ट क्या है? हम सोच सकते हैं, है ना? इज द यूनिवर्स इनडिफरेंट टू अस? हाउ कैन इट बी? क्या यूनिवर्स
कुछ अलग हो सकता है, वी आर पार्ट ऑफ इट एंड इट रिस्पॉन्ड्स टू अस। तो वो कहते हैं जैसा यूनिवर्स कुछ अलग नहीं रहता है हमसे, हमारे से वो कन्वर्ट्स करता है, हमारी बातों को सुनता है, जो हम चाहते हैं वो हमारे थॉट्स को सुनता है और फिर वो हमारी बात को मानता है। तो इसलिए यूनिवर्स भी इस तरह से एक्ट करता है। आर वी फंडामेंटली गुड और बैड, क्या हम अच्छे और बुरे होते हैं? तो वो कहते हैं नहीं, हम हमेशा जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने आप से मिलते हैं और हम वैसे ही होते हैं जैसा हम चाहते हैं। और वो हम उस समय ऐसी स्टेज में होते हैं जब हम किसी से कोई भी हार्म नहीं कर सकते। Were it not for my experiment which prove out number 5, I and my view of reality would be vastly different। अब वो बोल रहे हैं कि ये मैंने डिस्कवर किया है, फिफ्थ वाला पॉइंट। बाकी बाकी तो जो दुनिया में चला जा रहा है वो वैसा ही है। द बेस्ट डेफिनेशन आई एवर हर्ड ऑफ रियलिटी is that it is the one dream we all share. We have only the faintest hint of what it actually is. What we perceive, the way we see things are largely। अब वो बोलते हैं कि जो हम इस दुनिया में हैं, इस संसार में हैं, तो जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम समझते हैं किसी चीज को, वैसे जैसे हम दुनिया को देखते हैं वो वैसी ही रियलिटी हो जाती है। जैसे हम कोई दूर से पेड़ देखते हैं तो ऐसा मतलब बहुत दूर पेड़ है और हम इधर से देख रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि वो इतना छोटा सा पेड़ है, पर रियलिटी में तो वो बड़ा पेड़ है। तो जैसे हम देखते हैं दुनिया को वैसी ही हमें दिखती है। अगर हम किसी इंसान को सोच लें कि ये खराब इंसान है तो वो हमें खराब ही दिखेगा, उसके अंदर हमें सब खराबी ही दिखाई देगी। तो वो बोल रहे हैं जैसे हम चीज को देखते हैं वो वैसी चीज हमारे लिए हो जाती है। ये अब ये सब अपनी सोच बता रहे हैं इसमें होजे सिल्वा। अब वो बोल रहे हैं एवरीथिंग इज एनर्जी। अब आपको पता है सभी चीज ऊर्जा होती है, हर चीज ऊर्जा से बनी है, चाहे ये मोबाइल है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे ये दीवारें हैं, चाहे ये मेरी आवाज है, ये भी एक एनर्जी है। तो हर चीज एक एनर्जी है, ऊर्जा है। द डिफरेंस बिटवीन अ कलर एंड अ साउंड, बिटवीन अ कॉस्मिक रे एंड अ टेलीविजन पिक्चर इज फ्रीक्वेंसी। और हर कोई जो एनर्जी है, जैसे मान लीजिए मेरा लैपटॉप है तो ये एक अलग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, जिसमें अलग तरह के मैटर है, वो अलग तरह से वाइब्रेट कर रहा है और फिर ये लैपटॉप की तरह से दिख रहा है। ऐसे ही आपकी अलग फ्रीक्वेंसी है तो वो अलग तरह से वाइब्रेट हो रही है पार्टिकल्स, और अब वो आपको एक ऐसा दिखा रही है कि एक इंसान है। तो ये हम क्या है? ऊर्जा है। और हम कभी मिट नहीं सकते, कभी हम पैदा नहीं हो सकते। ये हम कभी, हमारी जो एनर्जी है वो कभी भी किसी भी फॉर्म, दूसरे फॉर्म में हो सकती है, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं होती है। इट इज एनर्जी डूइंग समथिंग एल्स। और जैसे आपको पता ही होगा कि जो आइंस्टाइन ने लॉ बताया था कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये एनर्जी का ही था। एंड इन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट एनर्जी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑपोजिट अप, सब चीज का ऑपोजिट है, किसी अप का डाउन होता है, ब्लैक का व्हाइट होता है, फास्ट का स्लो होता है, लेकिन एनर्जी का कोई ऑपोजिट नहीं होता है। क्योंकि देर इज नथिंग दैट इज नॉट एनर्जी, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी है ही नहीं जो एनर्जी नहीं है। हर कुछ चीज एनर्जी है, इंक्लूडिंग यू एंड मी। एवरीथिंग जो कि हम सोच रहे हैं, हमारी सोच, हमारे थॉट, ये भी एक एनर्जी है। थिंकिंग बोथ कंज्यूम एंड, तभी तो हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ा है कि हमारी जो थॉट्स हैं वो एनर्जी है और यूनिवर्स में वो थॉट घूम रहे हैं। मान लीजिए मेरा एक थॉट है कि मेरे को एक 1 करोड़ की कार चाहिए, तो 1 करोड़ की कार इस यूनिवर्स में है। अब मेरे जो थॉट 1 करोड़ की जो कार है वो एनर्जी उस थॉट से, जो कार है इस यूनिवर्स से, जब मैच कर जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो वो चीज मेरे पास आ जाती है। तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और यही ये कहना चाह रहे हैं कि होजे सिल्वा की हर चीज एनर्जी है। जो भी चीज आप सोच रहे हो वो एनर्जी है। थिंकिंग बोथ कंज्यूम्स एंड क्रिएट एनर्जी, और इट, और टू बी मोर एक्यूरेट इट कन्वर्ट एनर्जी। अब थिंकिंग से जो हम सोच रहे हैं वो हमारी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना, और एनर्जी हमारे से चीजें लेकर आती है, अट्रैक्ट करती है। यू कैन सी नाउ व्हाई आई फाइंड लिटिल सेपरेशन बिटवीन थॉट्स एंड अ थिंग। अब वो कह रहे हैं कि जो थॉट्स है और जो सामान है उसमें बहुत कम डिफरेंस है। कैन थॉट्स इन्फ्लुएंस थिंग्स? ऑफ कोर्स। तो वो कह रहे हैं कि क्या थॉट्स कोई चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? तो वो कहते हैं हाँ, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है वो कर सकती है इन्फ्लुएंस। कैन थॉट्स इन्फ्लुएंस इवेंट्स? ऑफ कोर्स एनर्जी कैन। क्या थॉट्स हमारे कोई बड़े जो इवेंट्स हैं उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? वो कहती है, वो कह रहे हैं हाँ, क्योंकि एनर्जी कर सकती है। इस टाइम एनर्जी? आई हैव ओनली मोस्ट टेंटेटिव स्पेकुलेशन ऑन दिस बिकॉज टाइम प्रेजेंट सो मेनी डिफरेंट फेसेस टू अस। अब वो कह रहे हैं कि ये टाइम भी एनर्जी है। तो वो कहते हैं कि टाइम के बारे में मैंने बहुत सोचा, होजे सिल्वा कहते हैं, और मैंने उसके बारे में एक निष्कर्ष निकाला, वो इसमें बता रहे हैं। लुक एट इट वन वे, वी थिंक वी सी इट क्लियरली।
देन लुक इट एट अनदर वे, इट सीम ऑलरेडी डिफरेंट। वो कह रहे हैं कि मैं कभी टाइम को देखता हूँ, मुझे एक तरफ से तो डिफरेंट लगता है, एक तरफ से डिफरेंट लगता है। टू टाई आवर शू लेसेस और क्रॉस अ स्ट्रीट वी हैव डिफरेंट थिंग्स of time as running in a straight line from past to the present into the future. We must think of K this way in order to get through the everyday job of living, just as we still conveniently think of a sun as rising and setting, as its old astronomy of Copernicus has never been proved wrong. अब वो बोल रहे हैं कि जैसे सन ईस्ट से आता है और वेस्ट से जाता है, ये एक लॉ है ना, ये कॉपरनिकस ने हमें बताया था, तो वो कभी भी रॉन्ग नहीं हुआ, कभी भी वो वेस्ट से नहीं निकला और ईस्ट में नहीं छुपा, हमेशा पूरब से आया और पश्चिम में ही छुपा है। तो ये एक लॉ था। और वो बोल रहे हैं कि टाइम क्या है, मुझे उनको इतना नहीं समझ में आया होजे सिल्वा को कि ये एक्चुअल में है या नहीं है, या हम ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि कुछ चीज पास्ट हो गई है, कुछ प्रेजेंट हो गई है, या इस समय ऐसा हो रहा है या इस समय हो रहा है, ये हमें प्रतीत होता है या ऐसा है, वो नहीं समझ पाए। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव वी कैन रिमेम्बर द पास्ट एक्सपीरियंस द प्रेजेंट एंड लुक अनसर्टेनली इफ ऑल इन द फ्यूचर। और वो बोल रहे हैं कि इसी से ही हमें पता चलता है, जब सन सूरज आ गया कि ये दिन निकल गया, ये पास्ट हो गया, अब ये नया दिन आ गया, तो इसी से पता चलता है कि एक चीज बीत गया कल है, एक अभी का अभी है और एक आगे वाला है। नॉट सो फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव। अब वो बोलते हैं जब मैं अल्फा और थीटा में लोगों को ले जाता हूँ, मेडिटेट कराता हूँ, तो वो पर्सन अपना पास्ट भी देख लेता है और फ्यूचर भी देख लेता है। तो इस प्रेजेंट के टाइम में वो दोनों चीजें देख रहा है ना। और द एबिलिटी इज नोन बाय नाउ रिस्पेक्टिव, और या उससे प्रीकॉग्निशन होने लगते हैं कि पहले से ही पता चलने लगता है कि मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है। इट इज फार लेस रिस्पेक्ट, जैसे कि उसने अपनी जो बुक में अपना पहले एक्सपेरिमेंट बताया था, जो जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने कैसे लॉटरी को जीता, तो उन्हें पहले से ही पता चल गया था नंबर के बारे में, उनकी ड्रीम में आ गया था। तो इसलिए अब वो बोल रहे हैं कि ये एक्चुअल में है या नहीं है, वो नहीं समझ पाए। इफ इन अल्फा एंड थीटा द फ्यूचर कैन बी सीन हियर एंड नाउ, इट मस्ट सेंड अहेड सम काइंड ऑफ एनर्जी which we can tune into. For time to send any kind of energy anywhere, it must be an energy itself. अब वो बोल रहे हैं कि जब हम फ्यूचर अपना देख सकते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे थॉट्स हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि हम फ्यूचर में जा सकते हैं और उस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो सकते हैं और वो चीज हम अपने पास ला सकते हैं। I discovered something rather strange about how we perceive time many years ago when I was experimenting with hypnosis. When I put two of my, अब वो बोल रहे हैं कि जब मैं बहुत टाइम पहले एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो मैंने कुछ चीज नहीं जानी। उन्होंने अपने दो बच्चों को एज रिग्रेशन, टेकिंग देम बैक इन टाइम, और वो अपने बच्चों को पुराने समय में ले गया। इफ द चेंजेस ऑफ द सीनरी फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट स्टार्टेड टू अब्रिप्टली, दे वुड लर्च टू देयर राइट जस्ट एज व्हेन वी आर मूविंग फॉरवर्ड ऑन अ बस एंड इट स्टॉप अब्रप्टली वी लर्च फॉरवर्ड। अब वो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे, अब वो ये बता रहे हैं जिसमें हमें लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट कैसे पिक्चर को हमने थ्री पिक्चर टेक्निक में किया था, तो उसका रीजन बता रहे हैं कि वो कैसे हमें लेकर जाते हैं। तो जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनके बच्चे वो पीछे ले गए, वो पास्ट में ले गए, अपनी पास्ट लाइफ में ले गए। तो पास्ट में जब ले गए, तो वो बच्चे जैसे उनको जर्क लगता है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं, तो इस तरह से उनको महसूस हुआ कि वो आगे की तरफ जा रहे हैं। द चिल्ड्रन फेल दैट इन ट्रैवलिंग बैकवर्ड इन टाइम वर ट्रैवलिंग टू देयर राइट। अब उन्हें लगा बच्चों को कि जब हम मतलब हम पास्ट में जा रहे हैं तो हम राइट की तरफ जा रहे हैं, हम राइट की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि हम आगे गिर रहे हैं। व्हेन आई रिटर्न देम टू प्रेजेंट एंड स्टॉप, द रिवर्स वुड हैपन। और जब वो दोबारा से अपने इसी समय आए, तो वो फिर लेफ्ट में आ गए। पहले वो राइट में गए, फिर वो लेफ्ट में आए। Many of my earlier experiment with different subject confirm this. अब वो बोल रहे हैं कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट बार बार किया और फिर मुझे ये समझ में आया। Later, when I abandoned hypnosis for controlled meditation, I wanted to learn how subjectively to move backward and forward in time. और फिर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बार बार किया, मेडिटेशन में किया कि कैसे हम टाइम में बैकवर्ड जाएं और फॉरवर्ड आए। आई फेस्ड ईस्ट बिकॉज ओरिएंटल, अब वो ईस्ट की तरफ बैठ, मतलब पूरब की तरफ फेस करके बैठ गए कि कैसे आप देखते हैं कि टाइम में मैं जब आंखें बंद करी, तो मैं कैसे मेरा समय इधर से उधर हो रहा है। देन आई वंडर्ड इफ आई वुड बी एबल टू मूव अराउंड more freely in time, taking a cue from the hypnosis experiment. I put the future on my left and the past on my right. अब वो जैसे मान लीजिए ये मेरा ईस्ट है, मैं इधर बैठा, तो मैंने अपना जो फ्यूचर है वो तो मैंने उसमें कर दिया। आई पुट द फ्यूचर ऑन लेफ्ट, ये फ्यूचर मैंने लेफ्ट में किया और ये मैंने राइट में किया, पास्ट है ना। तो मैं कैसे पास्ट से राइट में, मतलब मैंने कैसे इधर से उधर फ्लिप होऊंगा, ये मैं देख रहा था।
फिर मैंने देखा कि नहीं, मुझे जो असली समझ में आया वो तब समझ में आया जब मैं साउथ फेसिंग बैठा। जब मैं साउथ फेसिंग बैठूंगा तो मुझे लगा कि जो सन है वो ईस्ट से निकला और इधर गया, तो यानी कि वो ये पास्ट हुआ और वो मेरा फ्यूचर हुआ। तो उससे उनको समझ में आया कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, जो उन्होंने 3 पिक्चर टेक्निक बनाई, वो इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट के बाद बनाई कि जो टाइम है वो पहले, जब हम फ्यूचर में जाते हैं तो हम लेफ्ट में जाते हैं और पास्ट की चीजों को हम राइट स्वैप करते हैं। जब हमने किया था ना पिक्चर को हमने राइट में कर दिया था और फिर प्रेजेंट लेकर आए, फिर उस प्रेजेंट को हटा दिया तो फ्यूचर कि हम ऐसा चाहते हैं अपनी लाइफ में। इस तरह से उन्होंने बताया, वेदर और नॉट आई रियली डिस्कवर द डायरेक्शन इन विच टाइम flows on earth. I do not know. I do not know that once I began facing south, I felt better oriented in time and could move around in more easily. और अब उन्होंने समझा, जब मैं साउथ में बैठा तब मुझे समझ में आया कि कैसे राइट टू लेफ्ट हम चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, कैसे हम पास्ट से फ्यूचर में जाते हैं तो हमें कैसे मूव करना है। Now let us deal with a larger question. I have mentioned higher intelligence a number of times. अब वो बोल रहे हैं कि मैंने अपनी बुक में बार बार बोला है कि हायर इंटेलिजेंस को कनेक्ट करो, हायर इंटेलिजेंस को कनेक्ट करो। तो हायर इंटेलिजेंस क्या होता है ना? तो वो बोल रहे हैं क्या वो गॉड होता है, क्या वो भगवान है? तो वो बोल रहे हैं कि हाँ, मैं भगवान को मानता हूँ, माई आंसर इज नो, पर हायर इंटेलिजेंस भगवान नहीं है। आई डू नॉट मीन गॉड, मैंने कभी भी गॉड के बारे में नहीं बोला कि ये गॉड है ना। आई यूज कैप्टिवेट फॉर द वर्ड बिकॉज आई एम सो रिस्पेक्टफुल। और वो बोल रहे हैं कि मैंने कैपिटलाइज इसलिए किया हायर इंटेलिजेंस को क्योंकि मैं मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें कैपिटल लेटर में लिखा है हायर इंटेलिजेंस, तो मैंने इसलिए किया, वो बोल रहे हैं क्योंकि मैं इस जो भी शक्ति है उसको बहुत मानता हूँ। पर ये हायर इंटेलिजेंस भगवान नहीं है, ये हमारे अंदर की एक शक्ति है, जो वो बात आगे बताएंगे। द यूनिवर्स सीम्स टू डू व्हाट इट डज विद रिमार्केबल एफिशिएंसी विदाउट अ स्क्रैप ऑफ वेस्ट। व्हेन आई पुट वन फुट इन फ्रंट ऑफ अनदर आई, अब वो बोल रहे कि जब मैं चलता हूँ, मैं एक आगे मैंने पैर किया फिर मैं दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली कर लेता हूँ। तो भगवान ने तो हमें 2 पैर दिए, लेकिन हमें भगवान ने सिखा दिया कि एक पैर आगे चलो फिर दूसरा करो। अब मेरे ऊपर है, जैसे हम बोलते हैं ना कि डेस्टिनी में लिखा है, पर डेस्टिनी में नहीं लिखा है। भगवान ने हमें एक चीज दे दी, अब मेरे को चलना है या ना चलना है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मुझे खुश होना है या दुखी रहना है जीवन में, मुझे मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो डेस्टिनी में तो भगवान ने कुछ चीजें दे दी हैं, लेकिन हम उसे आगे क्या करना है वो मेरे ऊपर है। तो वो बोल रहे हैं वो हायर इंटेलिजेंस मेरा दिमाग है कि मुझे अब आगे क्या करना है। However, some steps in life are not routine. अब कई चीज ऐसी हैं कि जो रूटीन में मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कि मैं कैसे वो करूँ काम को, तो मैं अपनी इंद्रियों का यूज करता हूँ, अपनी 5 सेंसेस का यूज करता हूँ। और फिर भगवान से भी, मतलब कोई भी जो हायर इंटेलिजेंस है या मेरा इनर कॉन्शियस है, उससे मैं मदद मांगता हूँ कि भाई मैं अब आगे कैसे चलूँ। तो मुझे वो एडवाइस चाहिए या फिर मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि भाई मुझे गाइडेंस दो कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ। आई सी वेरियस लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस एज कंटिन्यूम गोइंग फ्रॉम इन एनिमेट मैनर टू द वेजिटेबल्स टू द एनिमल्स देन टू द ह्यूमन एंड टू द हायर इंटेलिजेंस फाइनली टू गॉड। तो वो बोलते हैं कि हर जो हायर इंटेलिजेंस है, मतलब चाहे वो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है चाहे लिविंग थिंग्स है, सब में एक एनर्जी है। कहते हैं ना कि जब आप ग्रैटिट्यूड देते हैं, जब हमने मैजिक बुक में पढ़ा था कि हमें ग्रैटिट्यूड देना है तो नॉन लिविंग थिंग्स को भी देना है, क्योंकि उसमें भी एनर्जी है, उसमें भी जान है, उसमें भी चीजें हैं जो कि हमारी बात समझती हैं। तो हर चीज में एक एनर्जी है, हर चीज में एक ऊर्जा है। तो वो भी होजे सिल्वा भी यही बोल रहे हैं कि हर चीज में एनर्जी है। तो आपकी एनर्जी ये नहीं है कि सिर्फ हायर इंटेलिजेंस में ही वो है, सिर्फ आपके अंदर भी वो इंटेलिजेंस है कि आप अपने से भी पूछ सकते हैं या किसी भी चीज से पूछ सकते हैं। तो हर चीज में एक इंटेलिजेंस है। आई बिलीव आई हैव साइंटिफिकली फाउंड वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग विद ईच लेवल। और वो बोल रहे हैं कि मैं हर चीज से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। फ्रॉम I have conducted experiments under controlled condition and proved them out of their repetition. And anyone who follows the instruction in this book, take of course in the mind control, can reproduce them. This is what I mean by scientific. Much of the rest of speculation and faith not this. तो वो बोलते हैं कि जब मैंने इस बुक को, मतलब जब मैंने इतने एक्सपेरिमेंट किए, जब मेरा दिमाग इतना चलने लगा, तो मैं सब चीज में, वो उन्होंने बताया था ना कि मैं एक क्यूब में घुस गए, एक सिलेंडर में घुस गए, तो वो हर चीज में उन्होंने एक एनर्जी का एहसास किया और एक इंटेलिजेंस का, हायर इंटेलिजेंस का एहसास किया।
जस्ट वन मोर माई स्पेकुलेशन, अब एक और वो बात कहना चाहते हैं, एक और उनका अनुमान है, स्पेकुलेशंस मतलब अनुमान है, कि इन द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर लॉन्ग हिस्ट्री वी ह्यूमन हैव जस्ट रिसेंटली कंप्लीटेड एन एवोल्यूशनरी स्टेज। अब वो बोलते हैं कि हमारी जो एवोल्यूशन हो गया है, हमारा ब्रेन बन गया है, हम सब बहुत इंटेलिजेंट लोग हो गए हैं जो कि ह्यूमंस, दिस वाज द डेवलपमेंट of out brain. This is now over and with and done. We have all the brain cells we are going to get. The next stage is already in progress. The development of a mind soon. अब वो बोल रहे हैं कि इतना डेवलपमेंट हुआ है, हो सकता है आगे और डेवलप हो जाए हमारा माइंड, और हमारे में जो साइकिक एबिलिटीज है, जो आप इस कोर्स में सीख रहे हो कि साइकिक एबिलिटीज आ गई हमारे अंदर, बहुत सारे ऐसे गुण आ गए, बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई कि हम दूसरों के दिमाग की बातें जानने लगे, हम और चीजें भी करने लगे, मेडिटेशन से अपनी हीलिंग करने लगे, लोगों की हीलिंग करने लगे। तो ऐसी जो चीजें, हो सकता है ब्रेन ही इतना डेवलप हो जाए आगे जाकर कि वो चीज जो आप मेरे कोर्स से सीख रहे हो वो अपने आप ही आपके अंदर आ जाए। एंड दे टुडे अमंग, और माइंड कंट्रोल जो अभी सिर्फ माइंड कंट्रोल ग्रेजुएट्स में है, वो हर किसी में आ जाए जब इतना माइंड डेवलप हो जाए आगे के सालों में। यू कैन, जो कि आप देख ही रहे हो कि आजकल के बच्चों का माइंड बहुत डेवलप है, तो आगे चीजें तो डेवलप हो रही हैं, लेकिन उनका ये कहना है शायद उनका जो, जैसे उन्होंने अपने माइंड ग्रेजुएट्स को सिखाया, वैसी ही चीजें ऑटोमेटिकली लोगों का ब्रेन डेवलप हो जाए और आ जाए। You can see from these speculation, I have certain views of the world of what constitutes truth and reality. Now it is fair for you to ask, do you mind control graduate emerge from their experience with views similar to these? No, far from it. Let me give you an example. Among those who remain closest to mind control practices, an amazing number of big, अब वो बोल रहे हैं कि जो माइंड कंट्रोल ग्रेजुएट्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा इसमें ही तल्लीन हो गए हैं, जो इनको मानने लगे हैं, वो उनमें से कई लोग वेजिटेरियन टर्न हो गए हैं, क्योंकि कहते हैं कि आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका ध्यान तभी ज्यादा लगता है जब आप सात्विक भोजन खाते हैं। हैरी मैककाइंड हु वर्क्स क्लोजेस्ट विद मी डिड दिस रिसेंटली, आई एंजॉय गुड स्लीप। अब वो बोलते हैं कि मैं नहीं हुआ हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों में चेंजेस आ रहा है इस माइंड कंट्रोल मेथड की एक्सरसाइज को कर करके। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 15, जो कि उन्होंने कुछ बातें बताई जो कि उन्होंने इस माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के द्वारा सीखी कि लॉ होता है, एक यूनिवर्स का लॉ है, लेकिन हम उस यूनिवर्स के लॉ को भी जान सकते हैं ना, हर चीज को पहचान सकते हैं अपनी मेडिटेशन के द्वारा। और कैसे कैसे उन्होंने इस लाइफ में क्या क्या उन्होंने समझा सीखा, वो उन्होंने अपनी बुक में पूरा उतार दिया है। उनके पूरे 30 साल का एक्सपीरियंस इस बुक में है। जिसको ये बुक पढ़नी है उसको आप अमेजोन पे जाकर आप इसको बाय कर सकते हैं। मैंने पीडीएफ आपको शेयर कर रखा है व्हाट्सएप ग्रुप में, आप व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर पीडीएफ पढ़ सकते हैं। और जिसको बहुत ज़्यादा इसको ऑडियो में पढ़ना है तो वो ऑडियो बुक्स पढ़ सकते हैं, और मेरे जो कोर्स है उसको भी आप एक नज़र डालकर देख सकते हैं कि अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे ज़रूर करिए, क्योंकि ये मैं ज़रूर बोलूँगी ये बहुत बेनिफिशियल कोर्स है, आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आएगा, और इसको आप करते करते बहुत सारी चीज़ों को जान पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। आज बहुत सारे शायद नए लोग हैं, उनको लगा हेलो। होगा